मैम मैम हाँ बोलो। हेलो। कोई कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, वो आपका सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक। नहीं वो रिकॉर्डिंग चलाया और वो शेयर किया स्क्रीन इसीलिए। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? है मैम। अच्छा अच्छा देखो, आज हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करें, ठीक है? मतलब जो भी चैप्टर हुआ है उसके मतलब नया चैप्टर से ही स्टार्ट करें। तो नया चैप्टर में देखो, आज हम लोग करने वाले एक सिंपल चैप्टर करेंगे, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है देखो। कॉस्टिंग का मतलब तो हमें पता ही है कि बेसिक क्लास हम लोग किए हैं, ठीक है? कॉस्टिंग मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज का जो कॉस्ट है उसको एसर्टेन करने के लिए जो भी टेक्निक यूज करते हैं उसको कॉस्टिंग बोला जाता है, ठीक है? अब जॉब कॉस्टिंग मतलब अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर जॉब यानी कोई काम, जॉब मतलब क्या, काम, ठीक है? अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्क दिया गया है और उसके रिगार्डिंग हम लोग कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना हुआ वो अगर हमें पता करना है, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग, ठीक है? इसे जॉब कॉस्टिंग बोला जाता है। अच्छा, अब जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है देखो, जॉब कॉस्टिंग जैसे मान लो कि अगर मान लो किसी के पास जॉब कॉस्टिंग एक्चुअली कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है? कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो अगर किसी के पास एक मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है? वो कंप्यूटर उसका खराब हो गया, ठीक है? अब वो जा रहा है उसको ठीक करवाने के लिए, ठीक है? तो वो जाएगा सर्विस सेंटर, मान लो जिस कंपनी का उसने कंप्यूटर या लैपटॉप लिया हुआ है तो वो उस रिगार्डिंग अपने सर्विस सेंटर में जा सकता है उसे ठीक करवाने के लिए, ठीक है? अब सर्विस सेंटर में ठीक करवाने के लिए जाएगा तो उसके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो भी खराबी है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन उसका जो है काम उस पे किया जाएगा। मतलब लैपटॉप पे क्या परफॉर्म करना है, मतलब किस। हेलो, हाँ बोलो। आवाज आ रहा है मेरा? ज्योति को शायद मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। मैम आवाज नहीं आ रहा है मेरा? मैम हाँ बोलो। বাকিরা আমার আওয়াজ পাচ্ছে? Yes, ma'am. জ্যোতির মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু, পাচ্ছে না ওই জন্য। हेलो, हाँ ज्योति यस मैम। आवाज आ रहा है? आ रहा है आवाज? हाँ अ- अच्छा ठीक है। हाँ तो देखो, जो हम बोल रहे थे कि अगर हम लोग कोई जॉब कॉस्टिंग मतलब कोई पर्टिकुलर काम के रिगार्डिंग अगर हम लोग मतलब अगर कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करें, जैसे अगर कोई मान लो मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया, ठीक है? अब हम सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो मेरे लैपटॉप में जो खराबी है उसके अकॉर्डिंग जो है काम किया जाएगा। मान लो मेरा कीबोर्ड, वो कभी कभी होता है, एक दो बार हो चुका है लैपटॉप में, कीबोर्ड क्या हो जाता है वो उससे मतलब कीज जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, कीबोर्ड का जो मतलब की पैड है उसको हटा के नया वाला रिप्लेस कर देते हैं। मान लो किसी का स्क्रीन में
प्रॉब्लम है, किसी का चार्जर खराब हो गया है, तो डिफरेंट कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। लेकिन एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, लेकिन हम पहले जॉब कॉस्टिंग बता रहे हैं, और उसके साथ अगर थोड़ा सा बैच कॉस्टिंग बता देंगे तो फिर क्या होगा, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा कि जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग दोनों बताएंगे तो होता क्या है। लेकिन बैच हम लोग डिटेल्स में अलग से पढ़ेंगे। तो जॉब का मतलब ये हो गया कि मेरा क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, ये हो गया जॉब कॉस्टिंग। अब बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, अगर मान लो कोई कंप्यूटर या लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी बोलो, ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर है तो वो एक साथ बहुत सारा कंप्यूटर जो है बना के रखेगा। ठीक है, एक साथ बहुत सारा कंप्यूटर जो है वो बना के रख सकता है। ठीक है, एक साथ उसके पास स्टॉक में बहुत सारा कंप्यूटर जो है रहेगा, वो सेल करने के लिए उसे यूज करेगा। ठीक है, ये सेल करने के लिए यूज करेगा, तो इसमें क्या होगा, वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका कोई काम नहीं होता है, एक तरह का चीज वो बना रखा है। ठीक है, अब कस्टमर जैसे आएगा वो बेच सकता है, इसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। ठीक है, जहां पर लॉट में काम होता है, बहुत सारा चीज जो है एक साथ हम लोग बना के रख देते हैं, फिर कस्टमर आके उसे लेके जा सकता है। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में जाके अगर हम लोग कोई मान लो घर पे कोई ऑकेशन है, उसके लिए मान लो कोई कार्ड वगैरह प्रिंट करवाना चाहते हो, तो सबका रिक्वायरमेंट अलग 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 हो सकता है। मुझे कोई अलग कार्ड पसंद हो सकता है, आप लोगों को अपने हिसाब से अलग अलग कार्ड पसंद हो सकता है। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या करेंगे, हम लोग जैसा अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे कि मुझे ये वाला कार्ड चाहिए या इसमें इस तरह का चेंजेस कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, तो उनको जैसे बताएंगे वो जस्ट वैसे ही कर देंगे। मतलब फिर से वही वाला पॉइंट आ गया कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कार्ड बना हुआ है, हम लोग को जाके कोई एक चूज करना है। अगर ऐसा होता है, मान लो अलग अलग तरीके का कार्ड बना हुआ है, हमें जाके कोई भी एक तरीके का कार्ड लेना है और हमें बोल देना है कि हमें ये वाला कार्ड इतना पीस चाहिए, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर हम लोग अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करवा सकते हैं तो उसे बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग। जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाला हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल हम काफी बार देते हैं, जैसे मान लो अगर टेलर के पास जाके हम लोग अपना ड्रेस मटेरियल देख के ड्रेस सिलवा रहे हैं, तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है, हम लोग अपना मेजरमेंट के हिसाब से ड्रेस बनवा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मॉल में जाके खरीदते हैं या फिर मान लो किसी दुकान में किसी शॉप में जाके भी खरीदते हैं, मॉल हो या शॉप, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, एक ही बात है। अगर हम लोग शॉप में जाके भी खरीदते हैं तो हमारे स्पेसिफिक के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, हमें चेक करना पड़ता है कौन से हम लोग पहनेंगे तो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, लेकिन जब टेलर से बनवाते हो तो वो स्पेसिफिकली हर एक चीज हमारे मेजरमेंट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना देता है। ठीक है, उसी तरह से मान लो किसी के पास कार है, कार खराब हो गया है, ठीक है, तो वो कार को ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर जा सकता है। तो फिर मान लो तुम लोग सभी के पास कार है या सभी के पास लैपटॉप है, लेकिन सभी के लैपटॉप में एक ही तरह का खराबी या सभी के कार में एक ही तरह का खराबी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जाएंगे वहां पर सर्विस सेंटर में कार को ठीक करवाने के लिए, तो हमारा जो खराबी हुआ है कार में उस हिसाब से वो लोग वहां पर वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि हमारा डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है काम किया जाता है। ठीक है, जहां पर इंडस्ट्री जॉब कॉस्टिंग मतलब ऐसा इंडस्ट्री जहां पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है। ठीक है, और हर एक जॉब जो है ना वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, सोच के देखो, मेरा जो ड्रेस का मेजरमेंट या मेरा जो ड्रेस का डिजाइन होगा वो जरूरी नहीं है तुम लोग के साथ मैच हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सबका अपना अपना मेजरमेंट अलग होता है, सबका अपना अपना लैपटॉप का खराबी, किसी का कीबोर्ड खराब हो सकता है, किसी का स्क्रीन खराब हो सकता है, किसी का कुछ और खराब हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट होता है, हर एक जॉब अलग अलग होता है। ठीक है, और ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ये सारा टर्म हमें याद रखना है, हम लिखवा देंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सभी का एक तरह का खराबी हो। मतलब मैंने जाके कीबोर्ड ठीक करवाया लैपटॉप का, तो बाकी लोग भी जाके कीबोर्ड ही ठीक करवा रहे, तो उनका काम क्या है, हमेशा कीबोर्ड ठीक करना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। जॉब कॉस्टिंग कभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत केयरिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जरूरत होता है। क्यों केयरिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का इसीलिए जरूरत होता है क्योंकि हर एक काम को हमें ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि एक जन का क्या रिक्वायरमेंट है सुन लिए और उसी हिसाब से काम करते गए, ऐसा नहीं है। हर एक लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास कंट्रोलिंग अलग होगा क्योंकि हर एक काम का प्रोसेस अलग होगा। क्योंकि कीबोर्ड चेंज करने का प्रोसेस अलग होगा, किसी का स्क्रीन खराब हो गया उसको चेंज करने का प्रोसेस अलग होगा। ठीक है,
और हर एक काम का कॉस्ट भी अलग होगा। कीबोर्ड का कॉस्टिंग जो है, स्क्रीन का कॉस्टिंग जो है, चार्जर का कॉस्टिंग जो है, हर एक चीज का कॉस्टिंग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जॉब कॉस्टिंग जो है वहां पर हमें केयरफुल प्लानिंग का जरूरत होता है कि हमें क्या काम करना है। जस्ट लाइक कि अगर हम लोग टेलर के पास जाके मेजरमेंट देके सिलवा रहे तो टेलर का इसमें बहुत ज्यादा हेडेक होता है, ठीक है। हर एक कस्टमर का अलग अलग मेजरमेंट है, सारे अलग अलग कस्टमर का मेजरमेंट लो, उसको नोट डाउन करो, नहीं तो क्या होगा, गलत बन जाएगा। किसी का कुछ मेजरमेंट था, हम लोगों ने कुछ बना दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हमें ये चीज में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग प्लानिंग का जरूरत होता है, ठीक है। और जॉब कॉस्टिंग में हम लोग इसको कभी कभी जॉब ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैसा ऑर्डर दिया जा रहा है काम करने का, उस हिसाब से हम लोग अपने जॉब को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसीलिए जॉब कॉस्टिंग को जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोला जाता है। और इसको दो तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? एक होता है फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग। फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग मतलब फैक्ट्री में जो काम होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कि सबका नहीं है, आप लोगों का सीएस में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये डिफरेंट इसीलिए होता है, बाकी दोनों सेम ही है, दोनों ही कॉस्टिंग ही है, जॉब कॉस्टिंग के तरह ही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जब हम लोग बड़ा बड़ा चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि ब्रिज हो गया, कोई डैम्प हो गया, ठीक है, रोड हो गया, कुछ मॉल्स वगैरह हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी काम होता है जिसमें मोर देन 1 ईयर टाइम लगता है, ठीक है। फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है? फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है जो काम बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वही सारा कॉस्टिंग होता है जहां पर हमें मोर देन 1 ईयर तो लगता ही है। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डिटेल्स में जिनका है करोगे तो देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 1 साल में कभी नहीं खत्म होता है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर पे होता है। तो वहां पर हमेशा क्या होता है, जो फाइनल अकाउंट्स बनता है वो अप टू जहां तक काम कंप्लीट हुआ है वहां तक ही बनता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर बनता है। इस तरह से वहां पर प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका होता है। इस पे एएस अलग से बना हुआ है, मतलब अकाउंट्स में भी जाओ AS7 या फिर 9, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मेरा ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, AS7 या फिर 9 कुछ एक होगा। तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर अलग एएस भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हर बार जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग बोल नहीं सकते कि प्रॉफिट है, क्योंकि मान लो एक रोड बन रहा है जो 3 साल में खत्म होगा कि 2 साल में, तो हम लोग कैसे बताए कि आज के डेट पे जब ईयर एंड हो रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि मेरा काम ही तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या होता है, उसे एक स्पेशल तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, कुछ फॉर्मूलाज होता है, कुछ रूल्स होता है, उसके हिसाब से तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो जाता है। लेकिन वो भी जॉब कॉस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। यहाँ पर रोड बनाना है तो पर्टिकुलर उसी जगह पे जिस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड बनना है उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। कहीं ब्रिज बनाना है तो कैसा ब्रिज बनेगा, तो उस तरह से ब्रिज बनेगा, ठीक है। कैसा मॉल्स बनेगा, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये भी जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग का ये दो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जॉब कॉस्टिंग के बारे में हम लोगों ने जो भी देखा। और बैच कॉस्टिंग क्या होता है? जहां पर लगातार एक ही तरह का चीज बहुत सारा होता है, हमें जाके अपने पसंद का चीज ले लेना है, दैट इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। जहां पर लॉट में प्रोडक्शन होता है, मान लो यहाँ पर 1000 पीसेस जो है लैपटॉप बने हैं, ठीक है, 1000 पीसेस लैपटॉप बने हैं और ये लैपटॉप बनाने में खर्चा हुआ है सपोज 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ खर्चा हुआ है। तो एक एक लैपटॉप का प्राइस कितना हो जाएगा? 10 करोड़, यानी 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये 3 3 0 हटा दो तो 1 लाख हो गया, ठीक है। तो एक एक लैपटॉप का प्राइस सपोज 1 लाख करके हो रहा है, ठीक है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हम लोग सर्विस सेंटर में जाते हैं, अपने किसी खराबी हुआ है लैपटॉप वगैरह में ठीक करवाने के लिए, तो हमारा जो खराबी हो रहा है लैपटॉप में उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट चार्ज किया जाएगा कि आपका कीबोर्ड चेंज हुआ है, आपका जो चार्जर चेंज हुआ है, तो इस हिसाब से आपका प्राइस होगा, ठीक है। या फिर टेलर वाला एग्जांपल देख लो, जो भी देख लो, ठीक है, मैंने बहुत सारा एग्जांपल ही दे दिया। यहाँ पर जो काम होता है ये कभी भी होमोजीनियस नहीं होता है, एक तरह का नहीं होता है, क्योंकि सभी का एक तरह का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ये होमोजीनियस काम होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी का एक ही तरह का चीज बनाया जाता है। अब आपको पसंद आए लो, नहीं आए मत लो, ठीक है। ये होता है बैच कॉस्टिंग। लेकिन सर्विस कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, सर्विस कॉस्टिंग बोल रहे हैं, जॉब कॉस्टिंग में इस तरह का काम नहीं होता है, ठीक है। चलो अब जॉब कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग is a method of ascertaining cost
in those industries in which goods are मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो, अब तुम लोग को लग सकता है मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल यहाँ पर दिया था, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर हमें सर्विस कर दिया गया हमारे लैपटॉप का। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड मतलब टेलर वाला एग्जांपल ले लो, वो हमारे लिए ड्रेस बना के दे रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। प्रिंटिंग वाला एग्जाम्पल ले लो, वो प्रिंट करके दे रहे कार्ड हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हो गए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेफर्ड, ये देखो आ गया सर्विसेज वाला पॉइंट। services rendered, sorry, services rendered against specific orders from customers। तो अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं, तो वो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ स्टॉक वाला काम नहीं होता है कि टेलर ऐसा थोड़ी होता है बहुत सारा ड्रेस सिल के स्टॉक करके रख दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तो टेलर नहीं हुआ, फिर वो सेल करने वाला हो गया, ठीक है। तो स्टॉक करके यहाँ पर कुछ नहीं रखा जाता है जॉब कॉस्टिंग में। कोई आ रहा है अपना रिक्वायरमेंट बता रहा है, हम लोग प्रोडक्शन करके या सर्विस प्रोवाइड करके उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पर कभी भी जो है चीजों को स्टॉक करके कभी नहीं रखा जाता है, जो कि बैच कॉस्टिंग में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग्स आर। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग का स्पेशल फीचर्स क्या क्या है? पॉइंट 1, प्रोडक्शन is against customers order and not for stock। तो ये सारा चीज अगर देखो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से बनाया जाता है, कभी भी स्टॉक करने के लिए नहीं बनाया जाता है। सेकेंड, each job has each job has its own characteristics। order and स्क्रीन रुक गया है। ज्योति तो है ही नहीं, एक मिनट, ज्योति का स्क्रीन रुक गया है। अभी दिख रहा है ज्योति? आवाज नहीं आ रहा है। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो देखो, each job has its own characteristics, order and not for sorry, each job has its own characteristics and need, sorry, and need होगा, and need special treatment। स्पेशल ट्रीटमेंट तो चाहिए ही, जैसे मैंने बोला कि हर एक काम अलग अलग है, तो बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के तो काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, ईच जॉब अंडरटेकन इज अ कॉस्ट यूनिट।
मतलब हर एक जॉब एक एक कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। किसी एक का लैपटॉप ठीक किया गया, ठीक है, तो वो एक कॉस्ट यूनिट था क्योंकि उसका कॉस्टिंग अलग होगा। फिर दूसरे किसी ने आया और उसने अपना लैपटॉप का प्रॉब्लम बताया, उसको ठीक किया गया, तो वो एक अलग हो गया। या फिर कार वाला एग्जांपल ले लो, कार्ड वाला एग्जांपल ले लो, या फिर ड्रेस मटेरियल वाला एग्जांपल ले लो। हर एक जॉब जो है वो अलग कॉस्ट यूनिट काउंट होगा, ठीक है। ए सेपरेट जॉब cost sheet is prepared for each job to ascertain cost and profit and loss on the job, ठीक है। ए सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। तो हर एक जॉब के लिए अलग से हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग ये असर्टेन कर पाए कि उस जॉब का कॉस्ट कितना हुआ और उससे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जैसे देखो, ईच जॉब का मतलब ये एक लैपटॉप कोई ठीक करवाने के लिए गया, उसका एक अलग कॉस्ट शीट बनेगा। फिर कोई और एक लैपटॉप लेके गया, उसका एक अलग कॉस्ट शीट बनेगा। लेकिन यहाँ पर मान लो 1000 जो लैपटॉप बने थे उसके लिए एक ही कॉस्ट शीट बनेगा, ठीक है, एक ही कॉस्ट शीट बनेगा। बस एक एक का कितना प्राइस हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल बैच प्राइस से टोटल बैच कॉस्ट जितना भी हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 करोड़ लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हम लोग डिवाइड कर देंगे। यही चीज डिफरेंस बताया जा रहा है यहाँ पर। पर्टिकुलर एक एक लैपटॉप के लिए एक एक कॉस्ट शीट बन सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टोटल एक बैच में जितने, मान लो एक बैच में 1000 लैपटॉप बनते, फिर दूसरे बैच में 1000 लैपटॉप बनते, तो इस तरह के हर 1000 लैपटॉप के लिए एक ही कॉस्ट शीट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हर एक काम के लिए, क्योंकि हर एक काम अलग है, हर एक काम का जो मतलब काम करवाने वाले जो कस्टमर है वो अलग है, उनका स्पेसिफिकेशन अलग है, तो एक जॉब कॉस्ट शीट में सारा चीज तो बन ही नहीं सकता है। तो हर एक जॉब का अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा और उससे हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल्स, लिख देते हैं एग्जाम्पल्स ऐसे जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज इन विच जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल आर प्रिंटिंग, ठीक है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। प्रिंटिंग प्रेस, रिपेयर वर्कशॉप, ठीक है, रिपेयर वर्कशॉप का मैंने 2 एग्जांपल दिया, एक गाड़ी का दिया मतलब कार का, और एक लैपटॉप का दिया, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन ये भी होता है, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन जैसे हमें जरूरत है उस हिसाब से हमारा डेकोरेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन, जनरल इंजीनियरिंग कंपनी एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रोसीड्योर क्या होता है, किस तरह से जॉब कॉस्टिंग होता है। जॉब कॉस्टिंग प्रोसीड्योर, जब भी कोई जॉब आता है ना, पहले उसमें एक जॉब ऑर्डर नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग देखो कि अगर कोई कभी लैपटॉप भी अगर खराब हुआ है तो उसे ठीक करवाने गए हो, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, अपना एक जॉब ऑर्डर नंबर दे देते हैं, बोलते हैं कि ये मतलब वो क्या होता है ना, जो हमें बिल देते हैं वहीं पर जॉब ऑर्डर नंबर लिखा हुआ रहता है, उससे वो मैचअप कर लेते हैं कि ये किसका लैपटॉप है, क्योंकि हो सकता है मेरा जो कंपनी का लैपटॉप है जिस कलर का है जैसे देखने में, वैसे किसी और का भी हो सकता है, तो फिर पहचानेंगे कैसे। तो वो क्या करते हैं, जॉब ऑर्डर नंबर उस पर लिख के लगा देते हैं, ताकि वो टोकन जैसा यूज कर सकते हैं, जब जाके हम लोग अपना बिल दिखाएंगे वहां हो सकता है टोकन भी दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर बिल के अंदर ही जॉब ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, तो वो देख के वो पहचान जाते हैं कि इस कस्टमर को कौन सा लैपटॉप हमें हैंड ओवर करना है, ठीक है। तो जॉब ऑर्डर नंबर जो है असाइन किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं
और वहां पर ना डिटेल्स भी लिख लिया जाता है कि इनको मतलब क्या परफॉर्म करना है, हमें इस पे वर्क क्या करना है। सिंस जॉब कॉस्टिंग accumulates cost by specific job, a number must be assigned to each job so that each job may be identified। तो मैंने इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया। देखो वही लिखा है, क्यों दिया जाता है जॉब ऑर्डर नंबर। अगर जॉब ऑर्डर नंबर असाइन नहीं करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका क्या प्रोडक्ट था। ठीक है, इसीलिए जॉब ऑर्डर नंबर पहले असाइन करो। अगर जॉब कॉस्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहला काम होना चाहिए जॉब ऑर्डर नंबर असाइन करना, अदरवाइज हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब होता है कि हम लोग कैसे इस जॉब को कंप्लीट करेंगे, मतलब कौन से वर्कर से करवाएंगे, क्योंकि सभी को सारा काम नहीं आता है। ठीक है, किसी को मान लो टेलर के हिसाब से भी देखो तो किसी को कुछ चीज जो है सिलना आता है, किसी को कुछ चीज सिलना आता है, तो अलग अलग लोगों को वो लोग रखते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें किससे कौन सा काम करवाना है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, इट इज अ रिटन ऑर्डर, इट इज अ रिटन ऑर्डर टू foreman to proceed to proceed ए जॉब, मतलब किस तरह से काम को स्टार्ट करना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ रहता है। इट गिव्स द फोरमैन, इट गिव्स द फोरमैन इंस्ट्रक्शन relating to the job and also श्रुति का फिर से नेटवर्क इशू। अच्छा, एक सेकेंड। And also authorized him to start the work। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जॉब जो प्रोडक्शन ऑर्डर है यहाँ पर ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है फोरमैन को जो दिया जाता है, जहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि किस तरह से इस काम को स्टार्ट करना है और कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन तक का जो भी प्रोसीड्योर होगा उसका रिटेन डिटेल्स यहाँ पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जॉब, नेक्स्ट जो होता है प्रोसीड्योर दैट इज जॉब कॉस्ट शीट। उसके बाद एक पर्टिकुलर कॉस्ट शीट बनाएंगे जहां पर इस जॉब के लिए क्या क्या खर्चा हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट फॉर ईच जॉब आर accumulated on job cost sheet। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर ईच जॉब आर accumulated ऑन जॉब कॉस्ट शीट, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ये चीज लिख लेते हैं। ये दो तरह से क्लासिफाइड होता है, ये एक बार लिख देते हैं। ठीक है,
job costing is classified as point A factory job कॉस्टिंग, जो आज हम लोग करेंगे, ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग मतलब फैक्ट्री में जो भी काम होता है जो कि 1 ईयर के अंदर होता है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर आता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जैसे जिस काम का रिक्वायरमेंट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये भी जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से ही होता है, क्योंकि ये भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, लेकिन ये फैक्ट्री में उस तरह से फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग में नहीं माना जाता है। और सबसे मेन बात जो है इसका फीचर्स, ये मोर देन 1 ईयर का होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लो एक्स्ट्रा, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब जॉब कॉस्टिंग का ही एक और फीचर्स भी लिखना चाहिए था जो मैंने लिखवाया नहीं, छूट गया मेरे से, ठीक है। ये और एक पॉइंट ऐड कर लो, मतलब मान लो कि इसके बाद ही ऐड कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 5th नंबर बोल के ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे ही पढ़ के देखोगे तो समझ जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं, 5th पॉइंट देके ऐड करना पड़ेगा। जॉब कॉस्टिंग इज नॉट अ continuous process and need careful planning and strict controlling। ठीक है, और जब हम लोग बैच कॉस्टिंग करेंगे तब हम बैच कॉस्टिंग के बारे में लिखवा देंगे। अच्छा, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने से आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इलस्ट्रेशन 1 देखो यहाँ पर क्या दिया है, एज, एक सेकेंड, देखो क्या बोल रहा है, एज ए न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट यू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 9669 हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बोल रहा है कि अगर हम लोग एज एक कॉस्ट अकाउंटेंट है और हम लोगों ने एक जॉब का, देखो यहाँ जॉब नंबर दे रखा है ना, तो जॉब नंबर देना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जॉब नंबर 9669 का हम लोगों ने सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कर लिया। देखो कॉस्ट जब तक नहीं पता चलेगा सेलिंग प्राइस कैसे पता चलेगा, क्योंकि कॉस्ट में जब हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस पता चलेगा। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट किसी एक पर्टिकुलर जॉब का सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई किया है, उसका डिटेल्स दिया है। देखो मेटेरियल का खर्चा इतना लगा है, डायरेक्ट वेजेस 22 आवर्स एट 25 पैसा पर आवर, तो टोटल 22 आवर्स काम हुआ है। देखो ये 3 डिपार्टमेंट में जॉब जो है परफॉर्म हुआ है, मतलब जॉब जो परफॉर्म हुआ है उसके लिए 3 डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। इसमें 10 आवर्स काम हुआ है, इसमें 4 और इसमें 8। क्या ये सारा मिला के 22 हो रहा है? हाँ, ये सारा मिला के 22 ही हो रहा है। तो ये 22 आवर्स काम हुआ है, 25 पैसा करके इतना खर्चा हुआ है। प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है 33% ऑन प्राइम कॉस्ट, एक खर्चा दे रखा है। अब ये कौन सा खर्चा है बोला नहीं है, तो कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ओवरहेड मान सकते हैं, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद अगर कोई खर्चा लगता है वो कुछ ना कुछ ओवरहेड ही होता है, चाहे वो हम लोगों का फैक्ट्री ओवरहेड हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, ठीक है। तो ये हो गया 33% ऑन प्राइम कॉस्ट का खर्चा यहाँ पर। तो प्राइम कॉस्ट पे 33% करके तुम लोग देख सकते हो 17.58 पे 33% करने पे हम लोग का 5.86 आ जाएगा, ठीक है। 8014 ऐसा कुछ आ रहा है। एन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फॉलोइंग। बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में एक एनालिसिस किया गया था तो उसमें प्रॉफिट लॉस पता चला था कि मतलब टोटल
पूरे साल का, प्रीवियस ईयर बोला है ना, पूरे एक साल में जितने सारे जॉब परफॉर्म हुए हैं वहां पर मटेरियल इतना यूज हुआ है, डायरेक्ट वेजेस का इतना खर्चा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड का इतना, यानी कि ये जो ओवरहेड है हम लोग मान सकते हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड का ये खर्चा बताया, सेलिंग कॉस्ट भी बता रखा है 30,000। तो पूरे एक साल में जितने भी जॉब यहाँ पर परफॉर्म हुए, हमें नहीं पता कितने सारे जॉब परफॉर्म हुए हैं, पूरे एक साल का इनका जो पीएल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, सेलिंग कॉस्ट यानी सेलिंग ओवरहेड का खर्चा और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है। हम लोग को करने क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स एज अ बेसिस। बोल रहा है कि हमें रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। रिवाइज्ड कॉस्ट का मतलब हो गया यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स एज बेसिस, मतलब हम लोगों को ये जो कॉस्ट शीट बना हुआ है ना, ये कॉस्ट शीट, ये देखो कैसे पता चलेगा कि फिर से कॉस्ट शीट बनाने बोला है, बोला ड्रॉ अप ए जॉब कॉस्ट शीट। अब जॉब कॉस्ट शीट कौन सा है, वो 9669 वाला, वही हम लोगों का जॉब है, और तो कोई जॉब है नहीं। इस जॉब कॉस्ट शीट को फिर से प्रिपेयर करने बोला है, तो इन्होंने तो ऑलरेडी प्रिपेयर करवाया है हमसे, फिर से क्यों प्रिपेयर करने बोल रहा है, उसका रीजन एक ही है, इसीलिए प्रिपेयर करने बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ मिसिंग दिखेगा हमें कि प्राइम कॉस्ट का 33%, बट ये कौन सा कॉस्ट है वो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड नहीं है, इसीलिए हमें बोला जा रहा है कि प्रीवियस ईयर का फिगर, मतलब ये जो पूरा पीएल दे रखा है, यहाँ पर अलग अलग दो खर्चा हमें दिख रहा है। देखो जैसे मटेरियल का खर्चा वो यहाँ पर इंडिविजुअली हमें दिख रहा है, तो ठीक है, अच्छा बात है कि मटेरियल जो 77,500 खर्चा हुआ है उसमें से इस पर्टिकुलर जॉब के लिए 12.08 खर्चा हुआ है, वो सही बात है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस में पता चल रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से 22 घंटा काम हुआ है, 25 पैसे के हिसाब से ये खर्चा हुआ है, बट उसके बाद का जो खर्चा है यानी फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट, वो इस जॉब में कितना लगा है वो हमें नहीं पता है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट को हमें इस जॉब में दिखाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए दोबारा से हमें ये कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है कि कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग प्रीवियस ईयर्स फिगर्स एज अ बेसिस। फिर बोल रहा है ड्रॉ अप ए जॉब कॉस्ट शीट, add to the total job cost 10% for profit and give the final selling price। बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट आएगा उस पे 10% प्रॉफिट ऐड कर दो और हमें सेलिंग प्राइस बता दो, ठीक है। बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है, हमें ये प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक जॉब कॉस्ट शीट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसमें जो कॉस्ट दिखाए गए हैं वो एकदम स्पेसिफिकली नहीं दिखाए गए हैं, तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली उसे शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट ए हम लोग को बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि पर्टिकुलर बेसिस पे हमें क्या करना है, रिवाइज्ड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग प्रीवियस ईयर फिगर्स ऑन द बेसिस। तो देखो मटेरियल तो अपना दिख ही रहा है, इसको तो आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वेजेस जो है ये भी हमें दिख रहा है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इंडिविजुअली भी आइडेंटिफाई करें तो कर पाएंगे। 10 आवर्स 25 पैसा करके, ठीक है, 4 आवर्स 25 पैसा करके, 8 आवर्स 25 पैसा करके, तो भी 5.5 ही आएगा। अगर हम लोग इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करना चाहे तो भी हम लोग का 5.5 ही आएगा। देख लो ये हो गया 2.5, 4 इंटू 0.25 यानी कि 1 रुपीज, और 8 इंटू 0.25 यानी कि 2 रुपीज, ठीक है। तो ये देखो 2 2 4 प्लस 1 5.5, ठीक है। इसको तो हम लोग शो कर देंगे, ये दिखाया हुआ है बट स्पेसिफिकली शो नहीं किया हुआ है, तो प्रेजेंटेशन की वजह से हम लोग इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हम प्रैक्टिकली बता रहे कि हमें इस तरह से ही शो करना चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, एज इट इज ही आएगा, कोई डिफरेंस तो होने वाला है नहीं। तो यानी हम लोग को सही क्या करना है, ये 33% ऑन प्राइम कॉस्ट जो लगा रखा है ये हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा और भी दो कॉस्ट हमें लगाना चाहिए जो हम लोग प्रीवियस ईयर के पीएल से देख पा रहे हैं, दैट इज फैक्ट्री और सेलिंग। तो उसका बेसिस हमें ढूंढना पड़ेगा कि फैक्ट्री का बेसिस क्या होगा, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का बेसिस क्या होगा, तो तीन अलग अलग फैक्ट्री है, ठीक है। डिपार्टमेंट कहाँ पर रहता है, फैक्ट्री में रहता है, तो तीन अलग अलग फैक्ट्री का नाम बताया गया है। मतलब डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है। जब हम लोग ओवरहेड चैप्टर किए थे, सभी ने किया हुआ है एक बार ना एक बार ओवरहेड चैप्टर, अगर याद करो तो ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओवरहेड को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है कि ओवरहेड जो अमाउंट होता है डिवाइडेड बाय ऑन सम बेसिस, ठीक है। ओवरहेड जितना होता है डिवाइडेड बाय ऑन सम बेसिस हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट है, ए बी सी, ठीक है। तो तीनों का ओवरहेड कितना है,
2500, 4000 और 1000। तो बेसिस हम लोग क्या लेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिस हम लोगों के लिए क्या है। देखो अगर 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग कुछ बेसिस दिया हुआ है तो तभी तो हम लोग डिवाइडेड बाय बेसिस कर पाएंगे। तो हमें 3 डिपार्टमेंट का डिटेल्स और किस बारे में दिया हुआ है, ओनली डायरेक्ट वेजेस के बारे में दिया हुआ है। मेटेरियल के बेसिस पे नहीं कर सकते क्योंकि मेटेरियल अलग से 3 डिपार्टमेंट में कितना कितना यूज हुआ है हमें नहीं पता, सेलिंग कॉस्ट का भी हमें नहीं पता। तो बचा इकलौता डायरेक्ट वेजेस, तो हमें बेसिस यहाँ पर लेना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस का। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बेसिस डायरेक्ट वेजेस का लेंगे। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5000, डिवाइडेड बाई 6000, डिवाइडेड बाई 4000। तो ये कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना करके हो रहा है। तो ये हो गया 0.5। ठीक है, ये 0.5 हो गया। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 6000, तो ये हो गया 0.66, 0.66। ठीक है, और ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये हो गया 0.25। ठीक है, ये 0.25 हो गया। ये इस तरह से हम लोग जो है बेसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हम अभी लिख के दिखा रहे हैं कैसे होगा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मेरा छूट गया, ये देखो। एक मिनट, और एक यहाँ पर और एक चीज भी कैलकुलेट होगा। ये जो टाइम लगा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का, ये 2500, ये 4000 और ये 1000, और उसमें डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट वेजेस से किया है। ठीक है, अच्छा मैंने तो डायरेक्ट वेजेस से दिया है, ऐसे भी होगा, डायरेक्ट वेजेस से भी होगा और एक तरह से भी होगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स से भी हो सकता है। क्यों बताओ, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का आवर्स भी दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो मैंने बेसिस बताया डायरेक्ट वेजेस, ये भी चलेगा, ये भी ठीक है मैंने जो बताया। और एक तरह से भी हो सकता है ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर, क्योंकि हम लोग जब ओवरहेड चैप्टर पढ़े थे तब तो हम लोगों ने देखा था ना, अलग अलग बेसिस हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आवर से भी हो सकता है। क्यों बताओ, क्योंकि हमें हर एक फैक्ट्री में अलग अलग लेबर आवर्स भी गिवन है, तो कोई भी दो में से एक तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में आंसर्स जो है अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर से भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लेबर आवर से करेंगे तो आंसर कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर जो वेजेस पे किया गया है, अगर देखो तो डिपार्टमेंट ए बी सी में जो डायरेक्ट वेजेस पे किया गया है, लेबर को अगर आवरली बेसिस पे ही वेजेस दिया जा रहा है, तो 5000 रुपए दिए गए हैं कितने घंटे काम करने के लिए। ठीक है, 5000 रुपए दिया गया है। यहाँ पर देखो एक एक डिपार्टमेंट में 10 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स और 8 आवर्स काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 2500, 4000 और 1000। अच्छा, 2500, 4000 और 1000। अच्छा, एक सेकेंड, डायरेक्ट और कितना करके हो रहा है, रेट पर आवर कितना करके होगा वो भी ढूंढना पड़ेगा, लेबर का रेट पर आवर कितना करके होगा। एक मिनट, अगर आवरली बेसिस पे होता है तो ये तो 22 आवर्स और 25 पैसा हो रहा है। एक सेकेंड बता रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 2500, 4000 और 1000। 5.5, 22 आवर्स के लिए। हम्म,
ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग रेट निकालते हैं ना कि लेबर का रेट क्या है, किस हिसाब से पे किया गया है, टोटल में अगर देखते हैं तो 5.50 रुपीज पे किया गया है 22 आवर्स काम करने के लिए, ठीक है। तो लेबर का रेट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसमें लेबर का रेट हो जाएगा 0.25 करके आ रहा है। हाँ ये तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, 0.25 करके आ रहा है। तो 0.25 और ये तो ऑलरेडी गिवन ही है 0.25, तो 20,000 घंटा काम हुआ है, ठीक है। ये देखो 0.25 करके ऐसे भी देख सकते हैं, 0.25 करके हम लोग पेमेंट कर रहे हैं लेबर को, और 0.25 पर आवर बेसिस पे पे कर रहे हैं। और अगर हम लोगों ने 5,000 रुपीज पे किया है तो लेबर कितना टाइम काम किया है, क्योंकि अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को आवरली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा घुमा के होगा क्वेश्चन, देखो फिर वहां पर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम लोग आवरली बेसिस पे करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लेबर को 0.25 आवर बेसिस पे दिया है, तो 5,000 रुपीज पे किया है, यानी ए डिपार्टमेंट में कितना टाइम काम हुआ है, टोटल कितना टाइम काम हुआ है। तो एक घंटा काम करने के लिए कितना पे किया जाता है, 0.25। तो 5,000 आवर्स काम करने के लिए 5,000 रुपीज पे किया गया है, तो कितने आवर्स काम हुए होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 आवर्स डिवाइडेड सॉरी रुपीज 5,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 0.25 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए डिपार्टमेंट में 20,000 आवर्स काम हुआ है। सिमिलरली 6,000 पे हुआ है, अगर 0.25 पे होता है 1 आवर काम करने के लिए, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा 1 बाई 0.25, तो 6,000 रुपीज पे होने पे कितने आवर्स काम हुए होंगे इस डिपार्टमेंट में, दैट इज 24,000 आवर्स, ठीक है। अगर हम लोग आवरली बेसिस पे कर रहे हैं तभी ऐसा करना है। और ये वाला हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एक तो हमें दोनों तरह का पता होना चाहिए। पहले तो ये समझ लो कि क्यों हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरहेड हमेशा निकाला जाता है ओवरहेड डिवाइडेड बाय सम बेसिस। तो एक तो हमें बेसिस मिलना ही था डायरेक्ट वेजेस का, हम लोग वैसे भी कर सकते थे, और एक हो सकता है लेबर आवर बेसिस का। तो आवर निकालेंगे कि 5,000 रुपए पे किए गए कितने घंटे काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रेट अवेलेबल था, ठीक है। सिमिलरली 4,000 रुपए पे किए गए हैं 0.25 पर आवर बेसिस पे कितने घंटे काम करने के लिए, 16,000 आवर्स काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस हो जाएगा 20,000, यानी 2,500 डिवाइडेड बाय 20,000 यानी 0.125। तो ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकल रहा है पर आवर बेसिस पे, ठीक है। इसके पहले मैंने जो दिखाया था उसमें फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकला था पर डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, फैक्ट्री ओवरहेड एज पर डायरेक्ट वेजेस। तो कोई भी दोनों में से एक वे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये आवरली बेसिस पे सॉल्व है, तो हम इसको आवरली बेसिस पे करवा देते हैं, ताकि क्या होगा मेरा हम लोग का आंसर जो है वो टैली करने में आसानी रहेगा। हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को आवरली बेसिस पे करवाया तो हम आवरली बेसिस पे बोल देते हैं। लेकिन मेन चीज को समझ लो, हमें ओवरहेड का रेट कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। अब अगर 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों का ओवरहेड है हम लोगों के पास, नो इशू। और बेसिस क्या होगा, बेसिस वही हो सकता है जिसमें तीनों चीजों का अवेलेबल हो हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये डायरेक्ट वेजेस अवेलेबल था, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर आवर यूज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा कन्वर्जन प्रोसेस का जरूरत होगा, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले आवरली बेसिस पे ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मैंने सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड बताया। अब सेलिंग का भी बता देते हैं, सेलिंग का कैसे कैलकुलेट करना है। देखो सेलिंग का जो खर्चा है वो टोटल में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग ओवरहेड का खर्चा टोटल में दिया हुआ है, तो इसका बेसिस क्या होना चाहिए, तो इसका बेसिस हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका बेसिस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेटेरियल का भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग और एक चीज लगा सकते हैं वर्क्स कॉस्ट का, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट का नॉर्मली क्या होता है, अगर ओवरहेड का चैप्टर याद हो तो ये सब हम लोगों ने किया था कि कौन सा चीज किसके बेसिस पे होता है। तो सेलिंग कॉस्ट नॉर्मली वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये वर्क्स कॉस्ट जब तक कैलकुलेट नहीं हो जाता है तो हम लोग तब तक नहीं कर पाएंगे। तो वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसी के बाद होगा। तो पहले हम लोग जो पॉइंट अभी तक मैंने समझाया उसको डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड रेट
on different department and percentage of selling cost will have to be determined first on the basis of previous figures as follows। ठीक है, तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करेंगे और सेलिंग, क्योंकि ये दोनों ही ओवरहेड का रेट हम लोगों के पास मिसिंग था। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट हम लोग दो तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, आवरली और वेजेस के बेसिस पे। फैक्ट्री ओवरहेड रेट आवरली बेसिस लिख देते हैं, यहाँ पर आवरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, वो तुम लोग को होमवर्क में देंगे। और एक क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर वेजेस रेट पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो भी कर सकते हो, तो दोनों चीजों का जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ए बी सी। एक सेकेंड, पानी आ गया खिड़की से अंदर। अच्छा, ए बी सी, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट था। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस रुपीज में कितना कितना वेजेस दिया गया है। देखो वेजेस दिया गया है 5000, 6000, 4000, 5000, 6000, 4000, क्योंकि आवरली बेसिस पे कर रहे हैं तो ये पेमेंट कितने टाइम काम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर आवर। तो लेबर आवर कितना होगा, 5000 रुपीज दिया गया है 0.25 रेट के बेसिस पे, तो कितना आवर्स हो जाएगा। 6000 दिया गया है 0.25 रेट के बेसिस पे, 4000 दिया गया है 0.25 रेट के बेसिस पे, तो ये कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 0.25, 20000 आवर्स। 6000 डिवाइडेड बाय 0.25, 24000, 4000 डिवाइडेड बाय 0.25, 16000। ये सब आवर्स में आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग रेट निकालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है पहले ये पता करना पड़ेगा। 2500, 4000, 1000, 2500, 4000, 1000, ये हो गया ओवरहेड। और इसका बेसिस, इसका बेसिस नीचे हमेशा बेसिस चला जाएगा। बेसिस हम लोग आवरली बेसिस पे कर रहे हैं, तो 20000 आवर, 24000 आवर और 16000 आवर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आवर है, ये सारे आवर्स हैं। अच्छा, तो 2500 डिवाइडेड बाई 20000, तो ये हो गया 0.125। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो रुपीज है तो रुपीज, क्योंकि रुपीज के साथ रुपीज कट होता है, रुपीज तो है नहीं यहाँ पर, रुपीज 0.125 पर आवर, ये हो गया। इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। 4000 डिवाइडेड बाई 24000, तो ये कितना हो गया रुपीज 0.166 है, तो 167 लिख सकते हैं पर आवर। ठीक है, और 1000 डिवाइडेड बाई 16000, तो ये हो गया रुपीज 0.062, 625 है, हम लोग इसे 63 ले लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट हर जगह पे लिया हुआ ना इसीलिए, पर आवर। ये हो गया हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब सेलिंग के लिए हम लोग वर्क्स ओवरहेड निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो है कॉस्ट शीट के स्ट्रक्चर में नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ रहता तो यहीं से हम लोग वर्क्स कॉस्ट निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जस्ट अरेंज कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल यूज्ड 77500, ऐड करेंगे डायरेक्ट
वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 564, 5000, अच्छा 6000, अरे कहाँ चला गया, 4000, ठीक है, तो ये हो गया 15000, टोटल हो गया 92 हो रहा है शायद, 77,500, 92,500, ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 2500, 4000, 1000, 2500, 4000, 1000, तो ये हो गया 4 5 6 7,500, तो टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 1 लाख। इसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट, ये तो हमें पता है कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग वर्क्स कॉस्ट हो गया। ऐड हो जाता है सेलिंग कॉस्ट, ये प्रेजेंटेशन नहीं किया हुआ था क्वेश्चन में, दैट्स वाई करना पड़ा, अदरवाइज इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, इसको करने का जरूरत ही नहीं था अगर ये क्वेश्चन में हमें इस तरह से प्रेजेंट करके दे दिया जाता। तो 1,30,000 ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब क्योंकि हमें सेलिंग ओवरहेड का जो परसेंटेज है वो प्रीवियस, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने आवरली बेसिस पे निकाला, तो अगर हमें कैलकुलेट करना है वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे तो कितना होगा, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट कितना है 30,000, बेसिस क्या है वर्क्स कॉस्ट, तो बेसिस हमेशा नीचे जाएगा, दैट इज 1 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 30%। तो पॉइंट ए हम लोग का कंप्लीट होता है कि कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग प्रीवियस ईयर फिगर्स एज अ बेसिस। अब बोल रहा है ड्रॉ अप ए जॉब कॉस्ट शीट, अब हमें बोल रहा है कि जॉब कॉस्ट शीट को फिर से प्रिपेयर करो, जॉब कॉस्ट शीट यानी वो 9669 वाला, ठीक है, उसको हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट शीट जॉब नंबर 9669, यहाँ रुपीज दे देते हैं, यहाँ पर्टिकुलर। अच्छा क्या क्या खर्चा हुआ था, अभी हम लोग ये वाला जॉब कॉस्ट शीट बना रहे हैं, देखते हैं क्या खर्चा हुआ था। मेटेरियल 12.08, डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए बी सी हम लोग अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाया था, बात एक ही है, 5.5 ही आएगा। 10 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.25, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.25, 8 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.25, ठीक है, तो ये हो जाता है 2.5, आई थिंक 2.5, 1, 2, तो टोटल हो गया है 5.5, ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, एज इट इज ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बेटर कर लिया, ठीक है, वही करने के लिए तो हमें बोला गया है। 17.58, 17.58, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि अलग अलग हम लोग नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से तो क्वेश्चन को फिर से हमें करना पड़ा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना कितना टाइम काम हुआ है, 10 4 और 8, 10
4 और 8 आवर्स करके काम करवाया गया है एट द रेट ऑफ, अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड है अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब सॉरी आवरली बेसिस पे अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड है। 0.125, 0.167, 0.063। सबसे पहला वाला है 0.125, 0.167, 0.063। देखते हैं कितना होता है। 10 इंटू 0.125, 1.25, 4 इंटू 0.167, 0.67, ठीक है 0.67, 8 इंटू 0.063, 5.04। नहीं 5 पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, कुछ गलत हो गया शायद। 8.0.063, 0.504, मतलब 0.50 टोटल करने पे 2.42, 2.42। ये हो गया 20, ठीक है। ये हो गया 20, ये आ गया वर्क्स कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट इस जॉब के लिए कितना होगा, उसके लिए हम लोग ये बेसिस को यूज करेंगे। सेलिंग कॉस्ट होता है 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमें बेसिस गिवन है, तो 30% ऑफ 20, यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट इतना है यानी कि 6 रुपीज, 26। ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा अब हमें पॉइंट सी को अलग से आइडेंटिफाई करके दिखाना है। पॉइंट सी में हमें बोला गया था कि प्रॉफिट को ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पर 10% प्रॉफिट को इस जॉब में ऐड करने के लिए बोला गया था, तो पॉइंट सी देके हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट ही बोला गया था। तो 10% ऑन कॉस्ट यानी 26 का 10% यानी 2.6, ठीक है। 2.6 करेंगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ऐड करने से सेलिंग प्राइस 28.6, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गया 28.6। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है कि हम लोग का ऑलरेडी एक जॉब कॉस्ट शीट दिया हुआ है, लेकिन उसको हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A work order for 100 units of commodity has to pass through 4 different machines, of which the machines hour rates are machine P, machine Q, machine R and machine S। क्या बोल रहा है कि एक वर्क ऑर्डर आया है कि 100 यूनिट्स कॉमोडिटी बना के देना है। कोई एक कॉमोडिटी है जो बना के देना है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए 4 मशीन्स के थ्रू से काम होगा, और हर एक मशीन में जो जितने टाइम काम लगेंगे, काम मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। मशीन आवर्स रेट जो दिया है, मतलब 1 घंटा अगर पी मशीन में काम होता है तो खर्चा आता है 1.25, 1 घंटा अगर क्यू मशीन पे काम होता है तो खर्चा आता है 2.5, 1 घंटा अगर आर मशीन पे काम होता है तो खर्चा 3 रुपीज, और 1 घंटा अगर एस मशीन पे काम होता है तो खर्चा 2.25। तो पी क्यू आर एस 4 मशीन पे काम होगा। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर। इसके अलावा भी और भी खर्चा होगा, लाइक मेटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा 8500। मशीन पी हैज बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स। तो जो कॉमोडिटी को प्रिपेयर करना है उसमें मशीन टू पी का यूज होगा 200 आवर्स, क्यू का यूज होगा 160 आवर्स, आर का यूज होगा 240 आवर्स एंड एस का 132 hours. After the work order has been completed, materials worth 400 were found to be surplus and are returned to store। मतलब 8000 का मटेरियल तो हम लोगों ने खरीद लिया था, बट वहां पर 400 का मटेरियल हमें नहीं लगा, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोगों को दिखा कि 400 का मटेरियल बच गया। यानी अगर हमें कॉस्ट बताना है तो ऑब्वियसली 400 रुपए का कॉस्ट हमारा कम लगा, हम लोगों ने 8000 रुपए का मटेरियल खरीदा था, जिसमें से 400 हमारे क्लोजिंग स्टॉक में बच गया। तो अगर हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो मटेरियल का खर्चा
7600 ही दिखाएंगे, क्योंकि 400 तो यूज हुआ ही नहीं, वो बच गया, लगा था यूज होगा बट हुआ नहीं, बच गया। तो 7600 रुपीज के मटेरियल से ही काम कंप्लीट हो चुका है। ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, यानी कॉस्ट शीट बनाते हुए वर्क्स कॉस्ट निकालेंगे, ऑफिस ओवरहेड 40% लगाएंगे वर्क्स कॉस्ट का। बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड rise in the cost of administration, distribution and sale, there has been a 50% rise in the office overhead expenditure। अच्छा, नॉर्मली ऑफिस ओवरहेड यूज टू भी बोला है, मतलब नॉर्मली हमेशा वर्क्स कॉस्ट का 40% होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजों का कॉस्ट मतलब राइज हो गया, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, तो 50% ये ऑफिस ओवरहेड का खर्चा बढ़ चुका है। मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड, 10% of production will have to be scrapped as not being up to the specification। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 10% हम लोग बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो बना है वो मतलब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो कस्टमर क्यों खरीदेगा, तो वो हम लोग का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्रैप्ड बोला जाता है। स्क्रैप्ड का मतलब जो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू में बिक सकता है या नहीं भी बिक सकता है, ठीक है। एंड द प्रोसीड्स ऑफ द स्क्रैप्ड, मतलब ये बिकेगा, प्रोसीड्स मतलब स्क्रैप से जो मिल रहा है, प्रोसीड ऑफ द स्क्रैप्ड आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का 5% हो रहा है। If the manufacturer wants to make a profit of 20% on total cost of the work order, find out the selling price of a unit of commodity ready for sale। तो बोल रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि 20% प्रॉफिट रख के कॉमोडिटी को बेच दे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा कॉमोडिटी का, रेडी फॉर सेल होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर नीचे, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है, कॉस्ट शीट बना के दिखाना है कि कितना खर्चा हो सकता है। इलस्ट्रेशन 2, स्टेटमेंट showing selling price of a unit, एक कॉमोडिटी का सेलिंग प्राइस क्या है। अच्छा, पहले लिखेंगे मेटेरियल, मेटेरियल यूज में हम लोगों ने देखा था 8000 खरीदा गया था बट 400 नहीं यूज हुआ, तो मेटेरियल यूज्ड या फिर मेटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी लिख सकते हो। $7,600। नेक्स्ट खर्चा हो जाएगा वेजेस 500। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखते हैं किस तरह से फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड मशीन्स के हिसाब से बोला गया है कि मशीन्स देखो यहाँ पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पी मशीन 200 घंटा वर्क करेगा और 1 घंटा काम करने पे 1.25 रुपीज का खर्चा होगा, तो 200 इंटू 1.25, तो हमें पता चल जाएगा कितना हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर लिखते हैं मशीन पी 200 इंटू 200 आवर इंटू 1.25। मशीन क्यू 162.5, 160 आवर
243, 240 आवर। मशीन एस 132, 2.25। चेक करते कितना होता है। 200 इंटू 1.25 तो 250 रुपीज, 250। 160 इंटू 2.5 400। 240 इंटू 3 297। 297, 720, 400, 250, 1667। तो ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। इसको ऐड कर लेते हैं। 9767 ये आ गया वर्क्स कॉस्ट। नेक्स्ट कौन सा खर्चा यहाँ पर चेक करते हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का बोला था कि जो कि वर्क्स कॉस्ट का 40% होता है, लेकिन कुछ खर्चा बढ़ने की वजह से ये 50% इसमें मतलब क्या बोले इंक्रीज हुआ है। तो ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, नॉर्मली होता है 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, लेकिन इसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ है। 40% में 50% बढ़ चुका है। ठीक है, तो 40% में 50% बढ़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40% तो है ही, प्लस और भी 50% बढ़ गया है। तो टोटल कितना परसेंट होगा उतना इनटू वर्क्स कॉस्ट, यानी 9767। ठीक है, तो 40% का 50% यानी 20% होता है, प्लस 40 यानी कि 60% बढ़ चुका है। 9767 का हम लोग 60% लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब 20% बढ़ के 60% हुआ है। 5860 0.2 आ रहा है, हम 0.2 को हटा देते हैं। अच्छा, ये हो गया टोटल 15627। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट ये हो रहा है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट तो आ रहा है, टोटल कॉस्ट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन ये टोटल कॉस्ट एक्चुअली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्रैप बेच के बोला है। देखो यहाँ पर बोला था ना कि 10% प्रोडक्शन ऐसा बना है जो हम लोग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना सके, इसीलिए ये हम लोग नहीं कस्टमर को बेच सकते। थोड़ा इधर उधर चीज होता है, प्रोडक्शन किया हम लोगों ने, खराब हो गया, तो उसका क्या होता है, उसको हम लोगों को कस्टमर को तो नहीं बेच सकते हैं। कुछ प्राइस मिल जाए मार्केट में तो उसे हम लोग स्क्रैप कबाड़ के तौर पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोगों का कुछ तो हमें बेनिफिट मिला है। देखो क्या मिल रहा है, बोल रहा है कि 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, 10% जो है प्रोडक्शन लॉस हुआ है उसको हम लोग बेच सकते हैं। 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका 5% रेट पे बेचेंगे, मतलब जितना प्रोडक्शन लॉस हुआ है। ठीक है, तो पहला बात है प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ है, टोटल का 10%। ठीक है, यानी 15,627 रुपीज का जो खर्चा हुआ है उस पे 10% का हम लोगों का लॉस हुआ है, यानी 1562.72 रुपीज का प्रोडक्ट जो है हम लोग नॉर्मल रेट पे नहीं बेच सकते, इसको हम लोग बेच सकते हैं लेकिन स्क्रैप्ड पे। ठीक है, स्क्रैप क्या रियलाइज होगा, जो भी कॉस्ट है उसका 5% रियलाइज होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग सिर्फ 5% प्राइस पे ही बेच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 95% लॉस है, 5% हम लोगों को मिल रहा है, कॉस्ट रिकवर हो रहा है। ठीक है, 78.136 ऐसा आ रहा है। ठीक है, 78.136 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 78 रुपीज का रिकवरी होगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर शो करेंगे, तो देखो कैसे होगा। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा ऊपर, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे सेल प्रोसीड्स फ्रॉम स्क्रैप।
अब स्क्रैप कितना हुआ है, टोटल जितना प्रोडक्शन किया हम लोगों ने, इतना पैसा खर्चा किया प्रोडक्शन करने पे, 10% का हम लोगों का लॉस हो गया। इसको हम लोग 5% रेट पे बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लो 15,627 का 10% कर लो, फिर इस पे 5% कर लो, 78.135 यानी कि 78। तो ये लेस कर देते हैं, 15,627 माइनस 78, तो 15549, ठीक है। ये हो गया टोटल कॉस्ट, नेट टोटल कॉस्ट। फिफ्टीन 549 हम इधर एक बार कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया था क्वेश्चन में कितना ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है हम लोग को 20%। ये देखो यहाँ पर 20% ऑन टोटल कॉस्ट, तो इस पे 20% यानी 310.3109.8, तो 311 ऐड हो जाएगा, तो 3110 हो जाएगा। $18,659 ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 यूनिट्स, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि 100 कॉमोडिटी का प्रोडक्शन के लिए हमें बोला गया 100 यूनिट्स, हम लोग एक यूनिट का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो पर यूनिट कितना होगा, 18,659 डिवाइडेड बाई 100, 186.59। ये हो गया एक एक यूनिट का कॉस्ट। मतलब बेसिकली अगर देखो तो ये वाला बैच कॉस्टिंग ज्यादा हो गया रेदर देन, मतलब जॉब कॉस्टिंग बोल सकते हैं, क्योंकि 100 यूनिट्स को बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो अगर 100 यूनिट्स कोई स्पेसिफिक कस्टमर की तरफ से आया तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का ऑर्डर होता है तो हम लोग कोई कार्ड बनवाते हैं, एक दो तो बनवाते नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हो सकता है, तो ये अगर स्पेसिफिकेशन एक ही कस्टमर की तरफ से आया हुआ है तो ये फिर हो जाएगा हम लोग का जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 3, द डेटा pertaining to heavy engineering limited using are as follows, at the year end 31st March 2018, direct material, direct labor, selling distribution overhead, administration overhead, factory overhead, profit। अच्छा, सारा चीजों को हमें बता दिया है खर्चा, बट लाइन बाय लाइन बताए विदाउट एनी प्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉलोइंग ऑल द डिटेल्स, ठीक है। तो हमें पहले पॉइंट ए को कंप्लीट कर लेना चाहिए, हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोल रहा है कि जो भी डिटेल्स दिया हुआ है, तो काफी सिंपल सा चीज बोल रखा है यहाँ पर, तो ये हम लोग कॉस्ट शीट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख सकते हो या कॉस्ट शीट भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है 9 लाख, डायरेक्ट वेजेस 7,50,000। तो ये दोनों मिला के प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, 16 लाख हो गया, 16,50,000। ऐड हो जाएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एड फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। तो ये हो गया 4 लाख और 16 लाख, मतलब 20 लाख, और यहाँ पर 1 लाख, 21 लाख। ये हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड
4,20,000। 25,20,000 ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं। दिया हुआ है 5,25,000। तो 25 लाख और 5 लाख 30 लाख 30 लाख 45,000 ये हो गया टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। और प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है यहाँ पर 6,09,000। एड प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस ऐड करना पड़ेगा, 9,000 है। 37,54,000, 37 हो रहा है या 36 चेक कर लेते, 30,54,000, 6,09,000। 36 लाख आ रहा है। अच्छा 36,54,000 ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये पॉइंट ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलो पॉइंट बी देखते हैं क्या बोला है। फॉर 2017-18, अच्छा ये कौन सा ईयर था, ये था 31 मार्च 2018। ठीक है, अब बोल रहा है फॉर द ईयर 2017-18 द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड ए वर्क ऑर्डर, फैक्ट्री के पास दूसरा एक वर्क ऑर्डर आया, नेक्स्ट ईयर हो गया ये। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल वुड बी 12 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 12 लाख लग सकता है, एस्टिमेशन चल रहा है। डायरेक्ट लेबर 7,50,000। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर इफ द फैक्ट्री intends to earn the same rate of profit on sale assuming that the selling and distribution overhead has gone up by 15%। बोल रहा है कि नया जो ऑर्डर आया उसमें मेटेरियल का खर्चा इतना होगा, इनको लग रहा है, लेबर का खर्चा इतना होगा। बोल रहा है कि ये जो नया वर्क ऑर्डर आया इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर फैक्ट्री इंटेंड इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। अगर ये लोग चाहता है कि पहले पिछले साल जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया था ऑन सेल, सेल पे वही इस बार भी अर्न करे, तो इनका कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए। एज्यूमिंग, और ये एज्यूम्पशन ये लोग लगा रहे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15% बढ़ जाएगा। द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे ही रिकवर करना है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ये दोनों को वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे रिकवरी करना है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट्स प्रीवेलेंट इन द प्रीवियस ईयर, और रेट्स जो है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, मतलब अभी जो हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया है उसके बेसिस पे रेट्स को रेडी करना है। तो हम लोगों का प्राइस क्या होगा, बेसिकली ये 17-18 का जो ऑर्डर आया है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर कुछ कंडीशन जो हमें बताया है उस तरह से हम लोग चले। जैसे कि मेटेरियल लेबर का खर्चा एस्टिमेटेड दे दिया है, दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, और जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उसको 15% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 15% बढ़ेगा ऐसा ये सोच रहे हैं। प्रॉफिट का परसेंटेज प्रीवियस ईयर के तरह ही अर्न करना चाहते हैं, बाकी खर्चे को कैसे रिकवर करना है, पिछले बार जैसे रिकवर किया था, मतलब पिछले बार का जो कॉस्ट शीट बना है उस पे रिकवरी रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क्स ओवरहेड के बेसिस पे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर नया वाला कॉस्ट शीट बनाते हैं। पॉइंट बी, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर। पहले डायरेक्ट मेटेरियल, तो डायरेक्ट मेटेरियल कितना है 12 लाख, ये एस्टिमेशन है कि डायरेक्ट मेटेरियल इतना लगेगा। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक ही बात है, वेजेस बोलो या लेबर कॉस्ट, 7,50,000 मतलब 19,50,000 ये हो गया प्राइम कॉस्ट।
फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। बट फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा है कैसे पता चलेगा, यहाँ पर बोल दिया है देखो, यहाँ पर बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट वेजेस के जो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस करने से प्रीवियस ईयर का जितना आएगा उतना ही हम लोग इस बार का फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। तो इसका हम यहाँ पर दिखा देते हैं कितना होगा, ये साइड में, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस अगर होगा तो कैसे कैलकुलेशन होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड है हम लोगों का 4,50,000 और डायरेक्ट वेजेस है हम लोग का 7,50,000। बेसिस नीचे होता है इंटू 100, बेसिस हमें बता दिया है तो हम लोगों ने उस हिसाब से कैलकुलेट किया। तो ये हो गया 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लगाएंगे और ये भी देखो, ये भी उसी तरह से ही बन गया है ना। हम लोग अगर इसको इसका बेसिस अगर हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है, तो 7,50,000 का 60% लगाओ 4,50,000 होता है। उसी चीज को हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस यानी 7,50,000। तो यहाँ पर भी 7,50,000 है तो यहाँ पर 4,50,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। तो टोटल करने से ये हो गया 1,00,000 और यहाँ पर 24,00,000, ये 24,00,000 हो जाएगा। ये हो गया वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये किस बेसिस पे लगाने के लिए बोला है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन बोला है डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग जो है एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जितना है यानी कि 4,20,000 डिवाइडेड बाय बेसिस हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट यानी कि 21,00,000 इंटू 100 करने पे एडमिनिस्ट्रेशन वाला आंसर आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना होगा 5,25,000, इसका बेसिस वर्क्स कॉस्ट यानी कि 21,00,000 इंटू 100, 4,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21,00,000, तो ये हो गया 20%, ठीक है। ये आ जाएगा 20% और ये 5,25,000 डिवाइडेड बाई 21,00,000 इंटू 100, तो ये हो गया 25%। तो पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला लगा लेते हैं 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 20% ऑफ 24,00,000, 4,80,000, 28,80,000, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। वो तो हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किया है बट उसके बारे में और भी कुछ बताया था कि ये 15% बढ़ गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो पहले जो भी परसेंटेज था उससे 15% बढ़ गया है, तो 25% था और भी 15% बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 25% था। अब लैंग्वेज देखो क्या बोला है यहाँ पर, ओवरहेड हैज गॉन अप बाई, जितना है उसमें और भी 15% बढ़ा है और भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15%, तो 40% इसका इंटू वर्क्स कॉस्ट यानी कि 24,00,000 यानी 40% का हाँ 24,00,000 का 40%, तो ये हो गया 9,60,000। 38,40,000 टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ऐड करेंगे प्रॉफिट,
प्रॉफिट तो पहले ही बोला था कि पिछले बार के तरह अगर ये प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हम लोग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इससे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है तो आसानी हो जाएगा। 6,09,000 डिवाइडेड बाई 30,45,000। ट्वेंटी परसेंट, ठीक है, ये हो गया 20%, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। तो यहाँ पर भी हम लोग 20% अप्लाई करेंगे। 20% ऑन 38,40,000। 7,68,000। $46,08,000। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यही पूछा था हमें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताओ। बस डिफरेंस ये था कि हमें प्रीवियस ईयर के कुछ बेसिस को अप्लाई करके इस बार का जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी सेलिंग प्राइस जो है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, और एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। 5th नंबर आ गया, ठीक है। 4th नंबर वाला पीछे है शायद, ठीक है। तो ए शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब ऑन 555 टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। तो एक जॉब नंबर जो है 555 उसका डिटेल्स दिया हुआ है, मेटेरियल का खर्चा, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, ये लगभग पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है। चार्जेबल एक्सपेंस भी एक है, मिला के प्राइम कॉस्ट 33%, ओवरहेड का बताया। तो ये एकदम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के तरह ही है। हमें कुछ एक खर्चा है जिसका पर्टिकुलर बेसिस नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं इस पे किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है इन्होंने। यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, मेटेरियल का खर्चा बता दिया, डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट वाइज बता दिया, स्पेशल स्टोर आइटम्स है, ओवरहेड है, डिपार्टमेंट XYZ फिर से ओवरहेड बताया, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। हमें बोल रहा है ड्रॉ पे जॉब कॉस्ट शीट। पहले हमें बोला है कि एक जॉब कॉस्ट शीट बना के दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग 2016 एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस एट 20% टू टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, ये बोला है, ठीक है। तो हम लोग को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। तो हम लोग पहले जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो जॉब कॉस्ट शीट जो है एक्चुअली ये .1 जो ए जो है ना, ये बी के साथ रिलेटेड ही है। एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग 2016 एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस, ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग बेसिस के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करेंगे तो जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। तो पहले हमें ये वाला चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम लोगों का जो रेट है वो कैसे आएगा। जैसे देखो यहाँ पर मेटेरियल का खर्चा हमें भी पता है कि टोटल 1,50,000 जो मेटेरियल का खर्चा हुआ है उसमें से इस जॉब में 70 खर्चा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस का जो खर्चा हुआ है वो भी हमें इंडिविजुअल पता है, पता जो नहीं है दैट इज 30% और ओवरहेड। अब ओवरहेड यहाँ पर दो तरह का है, ठीक है, एक फैक्ट्री ओवरहेड है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ठीक है। अब अगर हमें फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है तो हमें किसी एक हर एक ओवरहेड का क्या सिस्टम होता है, मैंने पहले ही बोला, ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक पर्टिकुलर बेसिस। तो यहाँ पर ओवरहेड अगर देखो तो इंडिविजुअली गिवन है, और बेसिस के लिए तीनों चीज का डिटेल्स हमें सिर्फ एक ही जगह देखो ना। तो हम लोग सेल्स बेसिस पे, कुछ सेल्स बेसिस पे तो होता नहीं है, देखो नहीं होगा, मेटेरियल बेसिस पे भी नहीं होगा। मेटेरियल बेसिस पे होता है ना, ओवरहेड का रेट हम लोग कितने तरह से निकालते हैं, तो बहुत सारा 6 या 7 पैटर्न था, अगर तुम लोग को याद है उस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते थे। मेटेरियल बेसिस, मेटेरियल लेबर बेसिस दोनों मिला के भी होता था, लेबर आवर बेसिस होता था। यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस इस तरह से दिया हुआ है, तो एक तो डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो सकता है। या फिर आवरली बेसिस पे जैसा हम लोगों ने किया था। सेलिंग बेसिस पे भी नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। तो या तो डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे निकल जाएगा या फिर लेबर आवर बेसिस पे निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आवरली रेट जो है वो हम लोग का गिवन है, ठीक है, आवरली रेट हम लोगों का
गिवन है ये वाला 2.5 करके। तो पहले हम लोग रिवाइज्ड रेट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस एक्स, वाई और जेड, तीनों डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस कितना कितना है? डायरेक्ट वेजेस है हम लोग का 10,000, 12,000, 8,000। रेट, वेजेस का रेट क्या है वो लिख लेते हैं 2.5। तो आवर्स निकल जाएगा, डायरेक्ट लेबर आवर। तो कैसे निकलेगा? 1/2 करेंगे तो निकल जाएगा। 10,000 रुपए पे किए गए हैं 2.5 के रेटिंग बेसिस पे, यानी 4,000 आवर्स काम हुआ होगा। ठीक है, 12,000 डिवाइडेड बाई 2.5, सेम प्रोसेस से ही हो रहा है। 4,800 आवर्स काम हुआ होगा, और 8,000 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि 3,200 आवर्स काम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओवरहेड दे रखा है, रेट निकल जाएगा। ओवरहेड दे रखा है 5,000, 9,000, 2,000। फैक्ट्री ओवरहेड 5,000, ये सब रुपीस में है, 9,000 और 2,000। तो ओवरहेड रेट निकालेंगे हम लोग पर लेबर आवर। ठीक है, पर लेबर आवर। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये आवर्स है, इतने रुपीस पे किए गए इतने घंटे के लिए। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करने पे आवरली रेट निकल जाएगा। मतलब ओवरहेड डिवाइडेड बाई बेसिस, तो लेबर आवर्स लेंगे तो उसी बेसिस पे निकल जाएगा 1.25। 9,000 डिवाइडेड बाई 4,800 1.875। 3,000 सॉरी 2,000 ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस होता है, तो डिवाइडेड बाय 3,200 मतलब 0.625। ठीक है, ये रेट्स जो है निकल गया। अब हमें क्या बनाना है? रिवाइज्ड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनेगा तो मेटेरियल का खर्चा, मेटेरियल का खर्चा हमें गिवन है, जस्ट देख के पुट कर देना है 70। लेबर ए बी नहीं, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड तीन अलग अलग डिपार्टमेंट का। 864 आवर्स जो है 8, 6 और 4 एट द रेट 2.5। 20, 15, 10, 45। और एक डायरेक्ट एक्सपेंस और भी था, चार्जेबल एक्सपेंस बोल के, ये ऐड करेंगे तभी प्राइम कॉस्ट हम लोग लिख पाएंगे 5, क्योंकि हर तरह का चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट होता है। तो ये हो गया 50 और यहाँ 70, 120 ऐड हो जाएगा। ओवरहेड एक्स वाई जेड कितने टाइम काम हुआ है? 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, और रेट्स हमें पता है 1.25, 1.875। 0.625, 8 इंटू 1.25, 10 रुपीज। 6 इंटू 1.875, 11.25, 4 इंटू 0.625, 2.5, 2.5, 11.25 प्लस 10, 23.75 ऐड करने से 143.75। ठीक है, ये हम लोगों का ओवरहेड हम लोगों ने लिख दिया। और कोई ओवरहेड है? सेलिंग वाला है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये तो हमें कुछ बताया नहीं है। हमें बोला है 33% ऑफ ओवरहेड।
ठीक है, 33% ऑफ ओवरहेड बोला था। एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर ड्रॉ पे जॉब कॉस्ट शीट, कैलकुलेट द एंटायर कॉस्ट 2016 यूजिंग एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस। ठीक है, $143.75। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है? 20% ऑफ कॉस्ट। तो 20% ऑफ कॉस्ट मतलब 143.75, 28.75। 172.5। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, हम लोगों को सेलिंग यहाँ पर स्टोर आइटम्स पे फिर दिया हुआ है, बट इसका बेसिस हम लोगों ने कुछ देखा। इसका बेसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। एक मिनट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड निकाला था, सेलिंग का भी निकाला था वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे। अच्छा, तो हमें एक बार सेलिंग का भी निकाल लेना चाहिए था। मैंने यहाँ पर सेलिंग वाला दिखाया नहीं। ये यहाँ पर और एक लाइन होगा, सेलिंग वाला दिखाया नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस को हमें वर्क्स कॉस्ट बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो वर्क्स कॉस्ट हमें देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, तो उसके लिए फिर से हमें ये वाला जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखो, हम यहाँ पर ही दिखा देते कितना हो रहा है। मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, स्टोर आइटम्स, ये सब मिला के हो रहा है यहाँ पर। टोटल करते हैं 1,50,000 मेटेरियल, 30,000 प्लस 4,000 स्टोर्स का प्लस 16,000। ठीक है, ये हो गया 2 लाख। ये टोटल एक्चुअली 2 लाख हो रहा है। ठीक है, ये 2 लाख हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, वर्क्स कॉस्ट के हिसाब से अगर सेलिंग देखे तो 20,000 डिवाइडेड बाई वर्क्स कॉस्ट इंटू 100। तो ये 10% होगा। ठीक है, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होगा। ये 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होगा। फिर प्रॉफिट ऐड होगा। ये वर्क्स कॉस्ट आ गया, इसका 10% सेलिंग ओवरहेड। 10% ऑफ 143.75। 14.375 मतलब 14.38 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस ये प्रॉफिट हम यहाँ पर मिटा नहीं रहे हैं, फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। प्लस 20। अच्छा, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, इससे कैसे होगा? 143.75 158.125 158.125, इसका 20% 31.625 189.9 189.75। ठीक है, तो ये आ रहा है 189.75 आ रहा है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करके 189.75।
हाँ ये देखो ये सही हो रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों का ओवरहेड कितना बोला है, लगभग 40 आया है, तो हम लोग का 40 आ रहा है। देखो 14.38 ओवरहेड और 23.75 प्लस 14.38 तो 38.13 आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन के वजह से 40 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है, 40 के आसपास आ रहा है। तो दोनों ओवरहेड कंसिडर हो गया, इसमें दोनों ओवरहेड कंसिडर था, क्योंकि देखो ये 40 हो रहा था, इसको बस हमें सही तरह से रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों ने किया उसी तरह से ही कर दिया। ये देखो जैसे ये एक बार दिखा देते, ये कंप्लीट हो गया। ये देखो यहाँ पर 20% टोटल कॉस्ट पे हमें प्रॉफिट लगाने बोला है, वो भी हम लोगों ने कर दिया। तो ये 40 हुआ, तो वहां से चेक कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग का एक ओवरहेड हम लोगों ने नहीं लगाया था। जैसे ये वाला भी अगर देखो तो यहाँ पर 5.86 आया था ना प्राइम कॉस्ट के बाद जो ओवरहेड हम लोगों ने लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखो तो यहाँ पर भी उतना ही आएगा ओवरहेड जो आएगा। इलास्ट्रेशन 1 यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जब नए से हम लोगों ने बनाया तो ये हो गया 6 रुपीज और यहाँ पर हो गया हम लोगों का 2.42 6 प्लस 2.42 करीब करीब आना चाहिए 8.42 आ रहा है, 5.86 है। 5.86 है। 2 फैक्ट्री ओवरहेड इनका अलग से लिया हुआ था। 33% ऑन प्राइम कॉस्ट, 33% ऑन प्राइम कॉस्ट इस पे लिया गया था, इस पे अलग से अच्छा जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक जैसा है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट पे एक 33% दिया है, बट इन्होंने यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट को नहीं लिया होगा, बट हम लोगों ने दोनों ओवरहेड ही कंसिडर किया है, ठीक है। हमेशा एक जैसा आए ऐसा जरूरी नहीं, क्यों बताओ, क्योंकि इन्होंने एक रैंडमली ले लिया है प्राइम कॉस्ट पे 33%, बट यहाँ पर जब हमें एक साल का डिटेल्स में दिखा रहा है कि सेलिंग और फैक्ट्री दोनों है, तो हमें दोनों कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों कंसिडर कर दिया, दोनों का अलग अलग बेसिस अपने से अपने हिसाब से अपने नॉलेज से, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैसे कैलकुलेट करना है, सेलिंग का कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ओवरहेड चैप्टर में जैसे किए थे उस हिसाब से हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही वो, ये रैंडमली ले रखा है 5.86, ठीक है, मतलब लगभग 6 रुपए के आसपास। तो 6 रुपए तो हमारा सेलिंग कॉस्ट ही आ जा रहा है अगर देखो तो, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो है ये 5.50 ये तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो ये कंसीडर तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, बाकी इस पे ले रखा है, लेकिन है दो तरह का ओवरहेड, तो दोनों तरह का ओवरहेड हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने दो तरह का ओवरहेड ही दिखाया है, तो दोनों तरह का ओवरहेड ही दिखाना चाहिए। जितने सारे ओवरहेड है सारे हमें अपने बेसिस पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हम लोगों ने ओवरहेड में पढ़ा था, जो भी बेसिस होता है, जो क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी रहेगा। तो ये देखो 5 तक हम लोग का हो गया है, ठीक है। और बाकी ये अगर जॉब हम ये शेयर कर देंगे, जॉब कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद का दो क्वेश्चन है 4 और 6, ठीक है। तो ये तुम लोग घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।